नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम देख रहे थे उत्तराखंड में पवार राजवंश, जिसमें हमने पिछली वीडियो तक देखा था पृथ्वीपति शाह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज हम उससे आगे देखेंगे 48वें शासक फतेहपति शाह के संबंध में। अब देखिए, फतेहपति शाह का जो कार्यकाल रहा 1664 से 1716। देखिए, फतेहपति शाह का जो क्रम है वो है 48, लेकिन कुछ पुस्तकों में आपको ये 49 भी मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लेखकों ने मेदिनी शाह को भी शासक बताया है, लेकिन मेदिनी शाह के संबंध में हमें ऐसे कोई प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हम देखेंगे पृथ्वीपति शाह के बाद फतेहपति शाह के संबंध में। अब देखिए, फतेहपति शाह के समय में जो गणराज्य था वो गौरव की ऊंचाइयों को छू रहा था। इसी कारण कुछ इतिहासकारों ने फतेहपति शाह के कार्यकाल को गणराज्य का स्वर्ण युग भी कहा है। ठीक है, तो किस शासक के कार्यकाल को गणराज्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, तो वह फतेहपति शाह के कार्यकाल को। फतेहपति शाह 12 वर्ष की उम्र में शासक बने अथवा राजमाता कटौची को इनकी संरक्षिका बनाया गया। तो राजमाता कटौची किसकी संरक्षिका थी? तो ये थी फतेहपति शाह की संरक्षिका। अब समकालीन की बात करें तो कुमाऊं में शासन था उद्योतचंद, ज्ञानचंद और जगतचंद। तो उद्योतचंद, ज्ञानचंद और जगतचंद का शासन चल रहा था कुमाऊं में। दिल्ली में शासन था औरंगजेब का। फतेहपति शाह के संबंध में कहा जाता है कि फतेहपति शाह ने छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श माना था और उनकी नीतियों का ये अनुसरण करते थे, और उन्हीं के नीतियों का अनुसरण करके इन्होंने अपने राज्य का प्रचार प्रसार किया था। इसीलिए जो है फतेहपति शाह का शिवाजी एवं गुरु गोविंद सिंह की भांति ही घोड़े पर बैठा हुआ एक चित्र भी मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है किस गढ़ नरेश का शिवाजी एवं गुरु गोविंद सिंह की भांति ही घोड़े पर बैठा हुआ एक चित्र मिलता है, तो ये हो जाएगा फतेहपति शाह का। अब देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा अकबर की भांति फतेहपति शाह के दरबार में भी 9 रत्न थे। अब आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक उसी प्रकार से जो फतेहपति शाह हैं, इनके दरबार में भी 9 रत्न रहा करते थे, जिनमें से प्रमुख थे रतन कवि, मतीराम, जटाधर, क्षेमराज आदि। ठीक है, तो ये इसमें कुछ प्रमुख थे। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है किस गढ़ नरेश के दरबार में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति 9 रत्न रहा करते थे, तो वो थे फतेहपति शाह। ठीक है, मंगत राम तोमर फतेहपति शाह का राज चित्रकार था। तो मंगत राम तोमर के बारे में आप जानते ही हैं। तो मंगत राम तोमर फतेहपति शाह के राज चित्रकार थे। इन्होंने इनको अपने दरबार में राजाश्रय भी दिया था। अब इसके अलावा देखिए, फतेहपति शाह की महानता पर अब अभी हम देख रहे हैं कि इनके ही कार्यकाल को गणराज्य का जो है स्वर्ण युग भी कहा जा रहा है। तो इनके महानता पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं, और आपको पुस्तकें और उनके लेखक याद रहने चाहिए। तो आप देखिए, फतेह शाह कर्ण, जो फतेह शाह कर्ण पुस्तक है ये लिखी है जटा शंकर ने। ठीक है, फतेह प्रकाश लिखी है रतन कवि ने। ठीक है, रतन कवि इनके जो 9 रत्न थे उनमें भी थे। वृत्त विचार हैं शुकदेव मिश्र की। रसराज ग्रंथ, वृत्त कौमुदी एवं छंदसार पिंगल, ये 3 अलग अलग पुस्तकें हैं। रसराज ग्रंथ, वृत्त कौमुदी व छंदसार पिंगल, इनके लेखक हैं मतीराम। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, वृत्त कौमुदी, छंदसार पिंगल और रसराज ग्रंथ। इसके अलावा देखिए, फतेह शाह यशोवर्णन जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है रामचंद्र कंडियाल जी की। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रमुख पुस्तकें जिनमें फतेहपति शाह की महानता
के विषय में वर्णन किया गया है। तो आपको ये सभी पुस्तकें और उनके लेखक याद रहने चाहिए, ठीक है। जो रतन कवि हैं उनका ऐसा कहना है कि जो फतेहपति शाह हैं, इनके समय में इनके राज्य में इतनी शांति और सुरक्षा थी कि लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे। ऐसा कहना है किसका? रतन कवि का। अब देखिए 1699 में फतेहपति शाह ने सिख गुरु राम राय, ठीक है, जो गुरु राम राय थे उनको अपने राज्य में आश्रय दिया तथा दून में गुरुद्वारा निर्माण के लिए 3 गांव दान में दिए। अब देखिए 3 गांव कौन से दिए थे? खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। तो आपको ये तीनों गांव का नाम याद रखना है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कौन सा गांव नहीं था, तो आपको एक गांव और दिया रहेगा और 3 गांव ये दिए रहेंगे, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। तो आपको ये तीनों गांव याद रहने चाहिए। अब देखिए फतेहपति शाह के युद्ध अभियान। अब देखिए फतेहपति शाह के समय में जो प्रमुख युद्ध हुए थे, फतेहपति शाह ने पश्चिमी हूण देश के राज्य दापा को विजित किया। इसके अलावा इनके समय में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसे जाना जाता है दुधौली के युद्ध के नाम से। दुधौली का युद्ध 1703 में हुआ था ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में। इस युद्ध में फतेहपति शाह को पराजित कर देते हैं ज्ञानचंद, लेकिन 1710 में फतेहपति शाह ने पुनः कुमाऊं पर आक्रमण किया तथा जो बैजनाथ क्षेत्र है उसे विजित कर लिया। वह कत्यूर पट्टी का गढ़सार गांव, ठीक है, कत्यूर पट्टी का जो गढ़सार गांव है श्री बद्रीनाथ मंदिर को दान में दे दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कत्यूर पट्टी का गढ़सार गांव श्री बद्रीनाथ मंदिर को दान में देने वाला शासक कौन था? फतेहपति शाह, ठीक है। G.R.C. विलियम्स, ये एक राइटर हैं, G.R.C. विलियम्स ने अपनी पुस्तक मेमोयर्स ऑफ देहरादून, तो ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक भी बहुत बार पूछी जा चुकी है कि मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक कौन हैं? G.R.C. विलियम्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो फतेहपति शाह हैं उन्होंने सहारनपुर पर भी आक्रमण किया तथा दरौरा परगने में फतेहपुर नामक नगर बसाया। तो जो दरौरा परगने में फतेहपुर नामक नगर अपने नाम से ही किसने बसाया? फतेहपति शाह ने। अब देखिए इनका अगला युद्ध गुरु गोविंद सिंह से युद्ध। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह से युद्ध की क्या कहानी है। तो फतेहपति शाह ने 1685 में सिरमौर के शासक हुआ करते थे मेदिनी प्रकाश, ठीक है, मेदिनी प्रकाश सिरमौर के शासक थे और सिरमौर ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो फतेहपति शाह ने बैराटगढ़, कालसीगढ़ और पावटा पर अधिकार कर लिया। तो फतेहपति शाह से डर के कारण जो सिरमौर के नरेश थे मेदिनी प्रकाश, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए किसे बुला लिया? गुरु गोविंद सिंह को बुला लिया और उन्हें पावटा में दुर्ग निर्माण के लिए ज़मीन भी दी। इससे फतेहपति शाह को ऐसा लगता है कि जो सिरमौर नरेश और गुरु गोविंद सिंह है वे उन पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले ही फतेहपति शाह क्या कर देते हैं? गुरु गोविंद सिंह और मेदिनी प्रकाश पर जो है आक्रमण कर देते हैं। यह युद्ध जो है जाना जाता है भंगाड़ी का युद्ध के नाम से। अब देखिए भंगाड़ी का युद्ध ये हुआ था 1689 में। एक बार ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि भंगाड़ी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में। इसमें सिरमौर नरेश जो मेदिनी प्रकाश थे और गुरु गोविंद सिंह ये एक साथ थे और फतेहपति शाह ने इनसे युद्ध किया था। इस युद्ध का जो वर्णन हमें मिलता है वह मिलता है विचित्र नाटक। ये विचित्र नाटक के लेखक गुरु गोविंद सिंह जी ही हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी की जो विचित्र नाटक है इसमें इन्होंने कहा है कि फतेहपति शाह ने हम पर बिना कारण के ही आक्रमण कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फतेहपति शाह को ऐसा लगता है कि ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इससे पहले ही फतेहपति शाह आक्रमण कर देते हैं। इसलिए जो विचित्र नाटक है इनमें गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है कि फतेहपति शाह ने हम पर बिना कारण के ही आक्रमण किया, ठीक है। तो ये थे
फतेहपति शाह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखेंगे इनके बाद के शासक उपेंद्र शाह। ठीक है, उपेंद्र शाह के समय में कोई ऐसी घटना नहीं है, ये बहुत अल्पकाल के लिए ही शासक रहे थे। इनके संबंध में एक तथ्य आपको जो याद रखना है, टिहरी राज्य अभिलेखागार के अनुसार उपेंद्र शाह की मृत्यु बग्वाल अर्थात दीपावली के दिन हुई थी। तो यहाँ से एक ही प्रश्न बनता है कि किस गणनरेश की जो मृत्यु है वो है बग्वाल या दिवाली के दिन हुई थी, तो वो थे उपेंद्र शाह। ठीक है, इसके अलावा उपेंद्र शाह के संबंध में कोई ऐसा खास तथ्य नहीं है। अब हम देखेंगे इसके बाद एक शासक और हुए, दिलीप शाह। ठीक है, जो दिलीप शाह थे वो भी अल्पकाल के लिए ही शासक रहे और 1-2 महीने के में ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं प्रदीप शाह। ठीक है, प्रदीप शाह का जो कार्यकाल रहा 1717 से 1773 तक। अब देखिए प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी राजमाता जिया कनकदेई। अब आप देख रहे होंगे हमने पृथ्वीपति शाह के समय में भी देखा, उनकी संरक्षिका थी कर्णावती। ठीक है, उसके बाद के शासकों में भी हमने उनकी संरक्षिका देखी और प्रदीप शाह में भी हम देख रहे हैं राजमाता जिया कनकदेई इनकी संरक्षिका थी। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको सभी शासकों की जो संरक्षिका थी वो अच्छे से याद रखनी। ठीक है, और यहाँ से आपसे प्रश्न भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आपको ये संरक्षिकाएँ याद रहनी चाहिए। ये संरक्षिकाएँ इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि जो ये शासक थे ये जब ये गद्दी पर बैठे तो ये अल्पवयस्क थे, तो इनकी जो सहायता के लिए उस समय संरक्षिका बनाया जाता था। इसीलिए आपको इसके बाद के शासकों में भी अभी आपको संरक्षिकाएँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए इनके समकालीन कल्याणचंद चतुर्थ। तो कल्याणचंद चतुर्थ चंद वंश के शासक कुमाऊं में उस समय शासन कर रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि इनके समय में यानी कि जब कल्याणचंद चतुर्थ का शासन था गढ़वाल और कुमाऊं के रिश्ते अच्छे थे। इससे पहले हम देख रहे थे कि अक्सर सीमा विस्तार को लेकर पंवार वंश और चंद वंश में हमेशा जो है लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन कल्याणचंद चतुर्थ के समय में कुमाऊं और गढ़वाल के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी अच्छे थे। जो प्रदीप शाह के सभा कवि तथा धर्माध्यक्ष थे मेधाकर शर्मा थे। मेधाकर शर्मा के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया है। मेधाकर शर्मा की एक प्रसिद्ध जो रचना मैंने आपको बताई थी रामायण प्रदीप, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो रामायण प्रदीप के लेखक मेधाकर शर्मा थे और वही मेधाकर शर्मा जो हैं किसके सभा कवि थे, प्रदीप शाह के। अब देखिए जिस प्रकार से अभी हमने देखा था फतेहपति शाह ने 3 गांव दान में दिए थे, ठीक उसी प्रकार जो है प्रदीप शाह ने भी दून में गुरुद्वारा निर्माण के लिए 4 गांव दान में दिए थे। अब ये 4 गांव कौन से थे? धामूवाला, मियाँवाला, पंडितवाड़ी और भूपतवाला। ठीक है, तो ये 4 गांव दान में दिए थे किसने? प्रदीप शाह ने। इसके बाद है, अब देखिए 1743 में रोहेलों का आक्रमण हो जाता है कुमाऊं पर और कुमाऊं के शासक कल्याणचंद की जो सहायता करते हैं प्रदीप शाह। ठीक है, अब देखिए रोहेलों के साथ एक युद्ध होता है दूनागिरी का युद्ध। ये युद्ध होता है 1773 में और 1773 में जो दूनागिरी का युद्ध होता है रोहेला और कुमाऊं गढ़वाल की संयुक्त सेना के बीच होता है। दूनागिरी युद्ध में कुमाऊं गढ़वाल की संयुक्त सेनाओं की हार का उल्लेख हैमिल्टन ने किया है। ठीक है, हैमिल्टन ने ऐसा उल्लेख किया है कि इस युद्ध में जो है कुमाऊं गढ़वाल की संयुक्त सेना की हार हुई थी। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से धामूवाला स्थानांतरित की। तो देहरादून की राजधानी नवादा से धामूवाला स्थानांतरित करने वाले शासक थे प्रदीप शाह। तो ये थे प्रदीप शाह के कार्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे इनके बाद के जो शासक थे ललित शाह और उनके आगे के शासकों को। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में।
धन्यवाद।